हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 12 का लास्ट पार्ट नंबर 4। अगर अभी तक आपने पार्ट 3 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 3 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 4 में अपन स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अपना लास्ट जो है कंपाउंड है इस चैप्टर का। कार्बोक्सिलिक एसिड आप सब जानते हैं, एक तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी है, CO ग्रुप भी है जो अपन ने एल्डिहाइड कीटोन में किया था, और OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी अलग ही ग्रुप की तरह ट्रीट होता है और अलग ही तरीके से रिएक्शन देता है। ठीक है। एक और चीज, एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उन्हें फैटी एसिड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हायर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एक COH, एलिफेटिक बोले तो एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है। और हायर ग्रुप जैसे हायर मेंबर मतलब जैसे 15 कार्बन, 17 कार्बन, और ये जो होते हैं वो बेसिकली किसके कंपोनेंट होते हैं? फैट के। इसलिए एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड भी कहते हैं। ये आपने 10th में देखा हो, सोप बनाने की रिएक्शन में अपन यूज करते हैं C17H35 COO, H की जगह Na लगा देते, ये सोप का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर। जहां तक नेमिंग की बात करते हैं तो इसके दो तरीके से नेमिंग दे सकते हैं। एक तो कॉमन नेम जो डिपेंड करते हैं कि ये किस सोर्स से ऑब्टेन किया जा रहा है। जैसे फॉर्मिक एसिड, जो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसे रेड एंट या नॉर्मली एंट भी लिख सकते हैं, उससे ऑब्टेन करते हैं। और एंट को कहते हैं फॉर्मिका, इसलिए उससे जो एसिड निकल रहा है उसको क्या कह दिया? फॉर्मिक एसिड। ठीक है। तो इस तरीके से इसके कॉमन नेम डिसाइड किए जाएंगे। जहां तक IUPAC नेम की बात है तो IUPAC नेम कैसे दिया जाता है? एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड का मतलब जितना कार्बन है उतने कार्बन का अपन को क्या करना है? एल्केन बनाना, पीछे ओइक एसिड लगा देना। जैसे HCOOH, अब इसमें कितना कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ, तो मीथेन, और फिर आगे क्या लगाएगा? ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा? मीथेनोइक एसिड। कुछ और एग्जाम्पल अपन देखते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला है HCOOH। तो HCOOH होता है, उसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड कहने का कारण है इसे एंट से ऑब्टेन करते हैं, और एंट को क्या कहते हैं? फॉर्मिका। एंट जब काटती है तो जो बर्निंग सेंसेशन होती है वो किसकी वजह से होती है? फॉर्मिक एसिड की वजह से। एंट के डिस्टिलेशन से फॉर्मिक एसिड को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। पहले अपन इनके सबके कॉमन नेम देख लेते हैं। CH3COH जो है इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, और इसे एसिटिक एसिड कहने का कारण है इसे विनेगर से ऑब्टेन करते हैं, और विनेगर जो होता है उसको क्या कहते हैं? एसीटम। ठीक है। नेक्स्ट है CH3CH2COH, इसको प्रोपियोनिक एसिड कहते हैं, और क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम फैट से ऑब्टेन किया गया, तो देखो प्रोटॉन मतलब फर्स्ट, पियोन मतलब फैट। ठीक है। तो ये प्रोपियोनिक एसिड हो गया। CH3CH2CH2COH, इसको कहते हैं ब्यूटायरिक एसिड। बटर जो होता है जब वो रेंसिड होता है, सड़ने लगता है मतलब, तो उसमें जो एसिड डेवलप होता है वो कौन सा होता है? ब्यूटायरिक एसिड होता है, और इसे क्या कहते हैं? ब्यूटायरम, बटर को, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? ब्यूटायरिक एसिड। C4H9COH बोले तो 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे वेलेरिक एसिड कहते हैं, क्योंकि वेलेरियन प्लांट की रूट से इसको क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। अब जहां तक IUPAC नाम की बात चलती है तो IUPAC नाम कैसे देते हैं? एल्केनोइक एसिड। क्या देना है? एल्केनोइक एसिड। और एल्केनोइक मतलब जितने कार्बन है उतने कार्बन का पहले क्या बनाएंगे? एल्केन, और पीछे ओइक एसिड लगा देंगे। तो सबसे फर्स्ट में एक कार्बन है तो मीथेन, मीथेनोइक एसिड। 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड। 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक एसिड। एकदम सिंपल सा। ठीक है। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो ये COOH, इसको कहते हैं, इसका कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड, और IUPAC नेम क्या होगा? देखो 2 कार्बन है तो इथेन, और COH को क्या कहते हैं? ओइक एसिड। 2 है इसलिए डाई ओइक एसिड। क्या हो जाएगा? इथेन डाई ओइक एसिड। इसका देखें तो इसका नाम होगा मेलेनोइक एसिड, और IUPAC नाम की बात की जाए तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और फिर डाई ओइक एसिड। इस वाले को कहेंगे सक्सिनिक एसिड, और इसका IUPAC नाम होगा ब्यूटेन डाइकोइक एसिड। ठीक है। इस वाले को कहेंगे ग्लूटेरिक एसिड, और इसका जो IUPAC नाम होगा वो क्या होगा? पेंटेन डाइओइक एसिड। इस वाले का नाम होगा एडिपिक एसिड, और इसका IUPAC नाम 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन डाइकोइक एसिड। ठीक है। अब एक चीज आप याद रखो, इन सब को अपन क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं एक ट्रिक से।
आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, ओम्स गए, क्या याद रखना है, ओम्स गए, ठीक है, ओम्स गए। देखो ओ, ठीक है, एम, एस, जी और ए, ओम्स गए। ओ से क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड, एम से क्या होगा, मेलोनिक एसिड, एच से क्या होगा, सक्सेनिक एसिड, जी से क्या होगा, ग्लूटेरिक एसिड, ए से क्या होगा, एडिपिक एसिड। अगर आपने इन सब के फॉर्मूले पे गौर किया है तो सबके फॉर्मूले में एक CH2 का फर्क है। देखो सबसे पहले ओ मतलब ऑक्जेलिक एसिड, इसमें COH, फिर एम बोले तो मेलोनोइक एसिड, इसके बीच में एक CH2 आता है, फिर एस बोले तो सक्सिनिक एसिड, इसके बीच में देखो 2 CH2 आ रहा है, बोले तो इससे कितना ज्यादा है, एक CH2 ज्यादा है। फिर ग्लूटेरिक एसिड में कितने CH2 आएंगे, 3 CH2 आ जाएंगे। और फिर लास्ट में एडिपिक एसिड, इसमें 4 CH2 आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपन इस ट्रिक से इनके कॉमन नेम और स्ट्रक्चर लर्न कर सकते हैं, और IUPAC नेम तो एकदम सिंपल से, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं फॉर्मेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड। तो देखो यहां पर जितनी भी प्रिपरेशन रिएक्शन आनी है, एक दो रिएक्शन को छोड़ दें, सारी की सारी रिएक्शन बहुत ही आसान है और कहीं ना कहीं पहले हो चुकी है। और जितनी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो अपने केमिकल रिएक्शन आएगी वो भी लगभग अपन ने सब कर रखी है। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन होने वाली है कार्बोक्सिलिक एसिड की, चाहे प्रिपरेशन हो चाहे केमिकल रिएक्शन हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्केन नाइट्राइल, बोले तो साइनाइड, RCN, इसको क्या कहते हैं, CN को क्या कहते हैं, साइनाइड। तो चाहे साइनाइड बोलो चाहे नाइट्राइल बोलो, इसका क्या कराना, हाइड्रोलाइसिस। ये रिएक्शन आपके इसी चैप्टर में आज ही के वीडियो में 2 बार आएगी, टुकड़ों में आएगी, ठीक है, और रिवर्स डायरेक्शन में भी आएगी और अगले चैप्टर में भी है। बहुत ही आसान रिएक्शन है। देखो पहले अपन को RCN पे अपन को क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। तो अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि H2O का जो है O यहां पे जुड़ गया, तो ये डबल बॉन्ड O, और H2 यहां पे जुड़ गया NH2, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, साइनाइड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एमाइड का फिर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। इस बार हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, देखो H2O में से जो OH है वो NH2 की जगह आ जाएगा, और जो पीछे बचेगा H वो NH2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NH3। क्या बन गया अपना यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब अपन केमिकल रिएक्शन करेंगे तो ये उल्टी डायरेक्शन में भी करनी है। कैसे, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करवाएंगे तो क्या बनेगा, एमाइड, और फिर एमाइड का अपन डिहाइड्रेशन कराएंगे, मतलब H2O हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइनाइड। तो उल्टी डायरेक्शन में भी ये रिएक्शन है। अभी अपने प्रिपरेशन मेथड में ही एक जगह अपने ये रिएक्शन भी आएगी कि R, सिर्फ ये इतनी सी RCOO NH2, इसकी रिएक्शन H2O से कराने पर ये इतना वाला पार्ट, ये वाली रिएक्शन भी अलग से दे रखी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ये अपन देख चुके हैं कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये उनकी रिएक्शन है, पहले भी आ रखी है तो वापस करवाने की कोई खास नीड है नहीं। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपन सब जानते हैं, बहुत ही फेमस रिएजेंट है जिससे ऑलमोस्ट हर चीज बना सकते हैं। तो ये कैसे पीछे रह सकती है, तो देखो बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgX की रिएक्शन अपन को CO2 से करवानी होगी। किससे करवानी होगी, CO2 से। अपन सब जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे अभी तक आप समझ चुके होंगे, यहां पर क्या आता है, माइनस, और ये क्या आता है, प्लस। जो सामने वाली चीज होगी उसमें जहां पर माइनस बनेगा वहां पर MgX जाके जुड़ेगा, और जहां प्लस बनेगा वहां पर R जाके जुड़ेगा। तो ये CO बॉन्ड में आप सब पता है O पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये R माइनस जो है वो तो C पे जाके जुड़ जाएगा, और MgX जो है वो O पे जाके जुड़ गया। फिर अपन ने क्या करा है, हाइड्रोलाइसिस H2O से। तो H2O में क्या होता है, OH और H, अगेन ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, MgX जो है वो OH के साथ MgX OH बना लेगा, और पीछे बचा H वो यहां पे जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, C, ये R की जगह R, डबल बॉन्ड O की जगह डबल बॉन्ड O, ये O, और ये H कहां से आ जाएगा, वाटर से। तो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O OH। टिपिकल जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है, पहले भी बहुत सारी आ रखी है। तो उस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपन क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिर्फ याद ये रखना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे करवानी है। पैटर्न तो सेम रहता है पर किसके साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप एक बड़ा सा चार्ट बना लीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कर दीजिए।
कि जितनी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के इसके साथ रिएक्शन कराने पर ये बनता है, इसके साथ कराने पर ये बनता है, इसके साथ कराने पर ये बनता है। पहले आप वो सारे लर्न कर लीजिए, फिर उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ही आप ये बार बार अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन बाकी की भी प्रिपरेशन रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। देखो आपको क्या करना है, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव में एक ही कार्बन पे अपन को 3 हेलोजन ग्रुप लगे हुए। ठीक है, इसकी रिएक्शन करानी KOH से। अपन ये हेलोजन डेरिवेटिव वाले चैप्टर में देख चुके हैं, जब भी अपन KOH से रिएक्शन करवाते हैं तो K जो है हेलोजन के साथ निकल जाता है और उसकी जगह क्या लग जाता है, OH। ठीक है, यहाँ 3 Cl थे इसलिए 3 KOH लिख दिया अपन ने, और हर जो K है वो एक एक Cl के साथ निकलता रहेगा तो 3 KCl बन जाएंगे। अब इन सारे Cl की जगह पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखना आगे क्या होगा कि एक ही कार्बन पे 3 OH जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो ये एक जो है OH और H किसके फॉर्म में निकल जाएगा, वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, और पीछे जो बचेगा वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। एकदम सिंपल सा, ऑलमोस्ट सारी रिएक्शनें या उसका पैटर्न अपन पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। एकदम सिंपल सा है, एसिड का कोई भी डेरिवेटिव लो। देखो RC डबल बॉन्ड OH ये क्या कहलाते हैं, एसिड, और इसमें OH की जगह आप कुछ भी लगा दो। जैसे यहां पर अगर मैं OH की जगह पे Cl लिखूं तो एसिड हैलाइड बन जाएगा, OR लिखूं तो एस्टर बन जाएगा, NH2 लिखूं तो एमाइड बन जाएगा, OC डबल बॉन्ड OR लिख दूं तो फिर ये अपने एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो देखो इनमें से अपन को कोई भी लेना है और उसका क्या करना है, हर का अपन को हाइड्रोलाइसिस ही करवानी है। बोले तो HOH से रिएक्शन करवानी है। जैसे ये एस्टर लिया, इसकी HOH से रिएक्शन करवाई, तो एकदम सिंपल सी है। देखो अपन को क्या करना है, यहां से इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो और वहां पर क्या लगा देना है, OH लगा देना। तो यहां से ब्रेक किया, ये हो गया RC डबल बॉन्ड O, ये रहा RC डबल बॉन्ड O, और वाटर में से OH इधर जोड़ दिया। पीछे क्या बच गया, यहाँ तो बच गया R-O, और यहाँ पे क्या बच गया, H, तो वो एल्कोहल बन गया। तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल बनता है, और उल्टा भी अपने पहले आ रखा है, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करके एस्टर बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है अपने फ्रॉम एसिड हैलाइड, और ये रिएक्शन भी आ रखी थी वैसे, फ्रॉम एसिड हैलाइड। सेम ऐसे कैसे, एसिड हैलाइड लेना है, इसकी भी रिएक्शन किससे करानी है, HOH से। सेम पैटर्न करना है, यहाँ से ब्रेक करना है और इसको ये यहाँ पे लिख दिया, और वाटर में से OH को यहाँ पे लिख दिया। पीछे यहाँ पर क्या बचा, H, और यहाँ पे क्या बचा, Cl, HCl निकल जाएगा। नेक्स्ट है एनहाइड्राइड, ये अपन ने लिया एनहाइड्राइड, इसकी रिएक्शन करवाई HOH से। अगेन इसको अपन कहाँ से ब्रेक करते हैं, यहाँ से, तो ये RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ से अपन ने क्या लिया, OH। ठीक है, पीछे क्या बचा, RCO, ये रहा RCO, और ये वाला H, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। ये चीज भी आप याद रखें, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाने पे उनके बीच में से H2O निकल जाता है और क्या बनता है, एनहाइड्राइड। इसीलिए इसे एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। बोले तो 2 एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल निकला है, उल्टा करेंगे एक एनहाइड्राइड पे HOH या वाटर ऐड करेंगे तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्केन अमाइड, सेम पैटर्न में यहाँ से अपन को ब्रेक करना है, या RCO और यहाँ से OH, ये बन गया। पीछे क्या बचा, यहाँ NH2 और यहाँ बचा H, तो क्या बन जाएगा, अमोनिया। ठीक है, तो ये एमाइड का क्या होगा, एमाइड का जब भी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया। ये अपने फर्स्ट रिएक्शन में भी देखी थी अपन। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट लेते हैं सॉल्युबिलिटी। तो जनरली जो अपन ने देखा है पहले भी कि जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी वाटर के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और यही वजह है कि वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। लेकिन जो लोअर मेंबर है जैसे 4 कार्बन तक, वो आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं और आसानी से सॉल्युबल होते हैं। 5 और 6 कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, और हायर जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल। रीजन देखेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, जैसे 6 से ऊपर हो गया तो क्या हो गया, ये 4, 5 और 6 कौन सा होगा, COH।
ये जो 5 कार्बन का इसके ऊपर जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका अमाउंट बढ़ गया, 5 कार्बन का हो गया, और हायर मेंबर होगा तो 6 कार्बन का, और होगा तो 7 कार्बन का, और होगा तो 8 कार्बन का। तो जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता जाता है तो COH की पोलैरिटी डिक्रीज होती है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ज्यादा होते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अब देखो ईथर, एल्केन, एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अरेंज करें तो ईथर और एल्केन के ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। एल्काइल हैलाइड के उन दोनों से ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और इन दोनों का जो होगा बॉइलिंग पॉइंट और भी ज्यादा होता है, क्योंकि इन दोनों में ही क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर इन दोनों की बात की जाए, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड थे, तो फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हुआ? तो इसका कारण क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो OH बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ज्यादा पोलर होता है। और एक और कारण क्या है, वन मोर थिंग, अदर ऑक्सीजन एटम हैज पार्शियली नेगेटिव आयन। यहां पर रिजोनेंस की वजह से मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज जब हाइड्रोजन बॉन्ड के जब H के बीच में इंटरेक्शन देता है तो और ज्यादा इंटरेक्शन देगा। तो इन दोनों कारण से जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनके हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड के ज्यादा स्ट्रांग होंगे, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होगा वो अल्कोहल से भी ज्यादा क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट। ये आप सीक्वेंस याद रखें, आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉन्ड जो होता है ये CO बॉन्ड, ये पोलर होता है। तो देखो यहां से ये OH का जो H है ये दूसरे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला भी क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड में हेल्प करेगा। तो इसका मतलब दो अगर मैं मॉलिक्यूल लूं कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो इन दोनों के बीच में कितने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, एक इसके ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के बीच में, और एक इसके ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के बीच में। और इस वजह से ये दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, और क्या बन गया, डाइमर बन गया। तो और ये डाइमर और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो डाइमर फॉर्म है, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही स्टेट में दिखती है, ठीक है। एक और चीज, ये जो डाइमर बनाना है ये आपको इसका प्रूफ कहाँ मिलता है? अभी तो अपने नए सिलेबस के हिसाब से सॉल्यूशन चैप्टर पीछे से कट हो गया है, लेकिन जब नहीं कट हुआ था तो उसमें एक प्रॉपर्टी थी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिससे अपन क्या निकालते थे, मास निकालते थे। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से मास निकालते हैं तो कितना आता है, 120, जबकि आना कितना चाहिए, 60, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल के नंबर पे डिपेंड करती है, और उसमें ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। तो डाइमर है इसलिए इसका मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा, डबल आएगा, 120 आएगा, जबकि आना कितना चाहिए, 60। और ये डिनोट करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सच में क्या डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो डाइमर फॉर्मेशन आए तो एक तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, एक आपको ये बताना है कि ये इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, इसकी वजह से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे 2 मॉलिक्यूल के बीच में। और इसका प्रूफ पूछे तो कि कहीं ऐसा कोई है, तो हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का कितना होता है, 120 होता है मास, जबकि एक्चुअल में कितना आता है, 60। तो देखो 60 की बजाय डबल होने का मतलब वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 120 क्यों आता है, तो अभी अपन को ये लिखना है कि वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जब निकालते हैं तो उसका डबल आता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। यहां पे देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेल्टिंग पॉइंट। जनरली मेल्टिंग पॉइंट ऐसे होते हैं कि इंक्रीज होते जाते हैं या डिक्रीज होते जाते हैं। यहां पर पहले इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। और अगर देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो जितने भी ऑड नंबर वाले हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट कम आते हैं, जितने भी इवन नंबर वाले होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि देखो ऑड वाला जो होगा उनका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और ये जो है इसके बाद पुअर फिटिंग होती है, मतलब इस ओरिएंटेशन में फिटिंग आराम से नहीं होती। इसका अगला जो है यहां से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, तो इसके आगे से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इस वजह से वीक इंटरेक्शन लगते हैं उन दोनों के बीच में, और अगर इंटरेक्शन कम होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जबकि जो इवन वाले ये एक ऐसे हो गया, इसका अगला यहां से स्टार्ट हो सकता है,
तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, आसानी से इंटरेक्शन होंगे। अच्छे इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा और ये बेटर फिटिंग शो करेंगे। और इस इफेक्ट को मतलब ऑड वाले में कम और इवन वाले में ज़्यादा, इसको कहते हैं ऑसिलेशन इफेक्ट या अल्टरनेशन इफेक्ट। ठीक है, और ये किस में देखने को मिलता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट में देखने को मिलता है। तो अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन जो है वो है हेलोजिनेशन। ठीक है, और इसको कहते हैं HBZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, और ये रिएक्शन सिर्फ वो कार्बोक्सिलिक एसिड दे पाएंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो COOH ये वाले ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन, और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं उनको क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो उसकी रिएक्शन फास्फोरस और हेलोजन के साथ करवाने पर ये जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन ये हट जाएंगे और इसकी जगह क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा। जैसे इसकी अगर मैं रिएक्शन करवाऊं तो ये जो H2 था इसका एक H हट गया और उसकी जगह एक हेलोजन आ गया। और रिएक्शन होगी, एक और H हट जाएगा और एक और हेलोजन आ जाएगा। जो हाइड्रोजन हटेगा वो HX के फॉर्म में निकल जाएगा। X की जगह Cl हो सकता है और Br हो सकता है। अगेन मेरी बात ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन कौन से हटाने, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन हटाने। जैसे अगर मैं मान लो आपको रिएक्शन देता हूं कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH इसकी रिएक्शन करवाओ, तो ये वाले हाइड्रोजन हटाने, ये वाले नहीं। क्यों? क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, ये तो बीटा हो गया। अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन हटा सकते। एक आपके क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि मीथेनोइक एसिड HBZ रिएक्शन नहीं देता। तो कारण क्या लिखना है, मीथेनोइक एसिड बोले तो HC डबल बॉन्ड O OH, ये तो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। इससे जो जुड़ा होता वो अल्फा कार्बन कहलाता है। या अल्फा कार्बन ही नहीं है, और अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये हेलोजन किसको रिप्लेस करेगा। इसी वजह से ये HBZ रिएक्शन नहीं देता। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि फॉलोइंग में से कौन जो है वो अपने HBZ रिएक्शन नहीं देते। तो जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते वो नहीं देंगे, जैसे कि ये। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन अपन पहले कर चुके हैं, दोनों ही। एक रिडक्शन होता है रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में, और ये जो होता है ये एल्केन में रिड्यूस करता है, अपन पहले भी देख चुके हैं। और एक होता है LiAlH4 में, जो अपन ने किस में देखा था, अपन ने एल्कोहल बनाने के मेथड में देखा था, एल्कोहल में रिड्यूस करता है। तो मतलब रिडक्शन में अपन को ये याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एल्केन में भी रिड्यूस हो सकता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एल्कोहल में भी रिड्यूस हो सकता है। अगर रेड फास्फोरस और HI से रिएक्शन करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एल्केन में। और अगर LiAlH4 NaBH4 इनकी प्रेजेंस में रिडक्शन करवाएं तो ये किस में रिड्यूस होगा, एल्कोहल में। अगर ये रिएक्शन देखते हैं अपन रेड फास्फोरस और HI की, तो इसमें क्या होता है 6HI से रिएक्शन होगी, और जो ये कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। 2H2O बन जाएंगे, 3I2। जो ये 6HI है इसकी आयोडीन तो किसके फॉर्म में निकल जाएगी, 3I2 के फॉर्म में। पीछे कितने बचे, 6 हाइड्रोजन बचे। उन 6 हाइड्रोजन में से जो होगा ये 2 ऑक्सीजन जो है वो 2 ऑक्सीजन क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट होगी। और वाटर में एक ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2। तो एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 ऑक्सीजन के लिए कितने चाहिए, 4 हाइड्रोजन 2H2O के फॉर्म में निकल गए। ठीक है, तो अपने टोटल कितने हाइड्रोजन यूज हो गए, 4 हाइड्रोजन। पीछे कितने बचे, 2 और हाइड्रोजन। वो 2 हाइड्रोजन यहां लग जाएंगे, एक हाइड्रोजन पहले से था तो RCH3 बोले तो एल्केन बन जाएगा। लेकिन अगर अपन रिडक्शन LiAlH4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो 4H के साथ रिएक्शन होगी, और इस केस में क्या होंगे, ये HCO बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, यहां पर एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन क्या होगा नीचे। यहां ऊपर तो 2 लग जाएंगे और नीचे 1। ठीक है, 2 हाइड्रोजन ऊपर हो गए, एक हाइड्रोजन नीचे, और एक हाइड्रोजन OH को निकालने के काम आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो ये OH, इधर से एक हाइड्रोजन H2O के फॉर्म में निकल गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन काम आ गया। फिर इधर एक वैलेंसी खाली हो गई, यहां पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे, यहां पे भी एक हाइड्रोजन लगा देंगे। फिर यहाँ डबल बॉन्ड की जगह कितना आ गया, सिंगल बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन ऊपर और लगाना पड़ेगा। इसको अच्छे से समझते देखो, ये RC डबल बॉन्ड O और OS था। OS तो किसके फॉर्म में निकल गया, अपन ने वाटर के फॉर्म में। ये डबल बॉन्ड की जगह क्या कर देना है, सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी खाली हो गई, 2। तो 2 हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, 3, और एक OH को निकालने के लिए तो 4 हाइड्रोजन चाहिए। और इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल। एकदम सिंपल। नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है, CO2 निकालनी।
तो देखो यहां से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मूले में से जैसे RCOOH, इसमें से अगर CO2 अपन निकाल लेते हैं तो पीछे क्या बचता है RH, बोले तो क्या बन जाएगा एल्केन। आपके 11th में एल्केन वाले चैप्टर में ये रिएक्शन थी। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अपन डी कार्बोक्सिलेशन है वो सोडा लाइम से करवा सकते हैं, बोले तो NaOH और CaO कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा सकते हैं, या फिर अपन कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से करवा सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपन करवाते हैं RCOONA की जो रिएक्शन है वो करवाएंगे NaOH और CaO, बोले तो सोडा लाइम से करवाएंगे। अब इसमें देखो एकदम साफ है, NaO जो मैंने रेड कलर से शो कर रखा है, और यहां से COONA, देखो Na और Na, Na2, COO और A को Na2CO3 निकल गया, पीछे क्या बचा, यहाँ R और यहाँ बचा H, RH, एल्केन बन गया। तो एक डी कार्बोक्सिलेशन करवाने का तो तरीका ये हुआ कि अपन ने किससे रिएक्शन करवाई, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाई सोडा लाइम से, और सोडा लाइम में रिएक्शन कौन करता है, NaOH। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, और इससे RCONA किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन। नेक्स्ट है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ये RCOONA बोले तो सोडियम कार्बोक्सिलेट जो है, इसकी रिएक्शन क्या करवाना है, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे, तो देखो क्या बनेगा, R और R बना के क्या बनेंगे, एल्केन। ये CO जो दिख रहा है वो CO2 के फॉर्म में निकल जाएगी। ठीक है, Na जो है वो NaOH के फॉर्म में निकलेगा, और वाटर का जो H बचेगा वो H2 के फॉर्म में निकलेगा। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं अपन, देखो उसमें अच्छे से समझ में आएगा। पहले RCONA इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आयन में कन्वर्ट होगा, किसमें, RCOO माइनस और Na प्लस में। H2O जो भी है वो भी H प्लस और OH माइनस में। अब एनोड जो है, जो कि बेसिकली कैसा होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, उसकी तरफ ये RCO माइनस जो है वो मूव करेगा, और वहां ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। तो यहां ध्यान से समझे क्या करना है, इसको दो इलेक्ट्रॉन क्या करने, लूज करने। हर एक जो RCO माइनस है वो तो बेसिकली एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये RCOO था, इसके 1 2 3 4 5 6 थे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, इसमें कितने थे, 2 थे, तो हर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 कितने करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और क्या बनाएगा, एसीटेट फ्री रेडिकल। पहले तो था एसीटेट एनायन था, वो फिर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटेट फ्री रेडिकल में। फिर ये एसीटेट फ्री रेडिकल रहा, और यहां से ये बॉन्ड क्या होगा, क्लीवेज होगा। ठीक है, इससे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, तो ये एक और आ गया, और यहां पर क्या बन जाएगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहां डबल बॉन्ड बना लेगा, क्या बन जाएगी, CO2। इससे पीछे क्या बन जाएंगे, R फ्री रेडिकल, क्योंकि 2 थे तो कितने फ्री रेडिकल बनेंगे, 2 R फ्री रेडिकल। वो दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर क्या बना लिया, एल्केन। ये तो हुई एनोड पे रिएक्शन। जो H प्लस थे वो कैथोड पे मूव करेंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुए उनको गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 में। अब पीछे क्या बचा, Na प्लस और OH माइनस, वो आपस में रिएक्शन कर लेंगे। कौन कौन करेंगे, Na प्लस और OH माइनस, और क्या बना लेंगे, NaOH। ठीक है, इस तरीके से ये कौन सी रिएक्शन होगी, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर रिपीट करता हूं, सोडा लाइम के साथ और कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, इन दोनों में ही क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। दोनों से ही क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। और दोनों ही रिएक्शन करवाते समय अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लेकर कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेना है, बोले तो सोडियम कार्बोक्सिलेट लेना है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे की रिएक्शन भी देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की N3H के साथ, और इसको कहते हैं स्मिथ रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में N3H कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। देखो ये जो अपने COO है इसको अपन को CO2 के फॉर्म में निकाल देना है, या N3 में से N2 निकल जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, यहां पर एक N, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, क्या बन जाएगा, एमीन। तो इस रिएक्शन से क्या बनती है, एमीन बनती है। और जब अपन अगला चैप्टर करेंगे नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप वाला, तो उसमें भी ये रिएक्शन आएगी। नेम रिएक्शन है, अच्छे से लर्न करें इसे। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आप कर चुके हैं, बहुत ही सिंपल रिएक्शन, आपने पता नहीं कितनी बार की है। PCl5 से जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, POCl3 बनता है, और अपने साथ में क्या बनता है, HCl। ठीक है,
तो देखो RCOH इसकी PCl5 के साथ करवानी तो पहले अपन ने क्या बना दिया POCl3 HCl, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो P चला गया, Cl3 में से 3 Cl चले गए, 1 Cl, यहाँ 4 Cl चले गए, एक तो बचा यहाँ Cl, ठीक है। यहाँ से एक ऑक्सीजन POCl3 के साथ में चला गया, एक हाइड्रोजन चला गया, तो अब पीछे क्या बचा RCO, तो RCO और इधर का एक Cl RCOCl। नेक्स्ट यही प्रोडक्ट अपन को पता है जब अपन PCl3 के साथ करवाते हैं तभी भी सेम प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब अगर ऊपर वाली रिएक्शन से RCOCl बने, एसिड हैलाइड बना है, तो नीचे वाली में भी एसिड हैलाइड बनेगा। और अपन को पता है PCl3 के साथ जब भी अपन ने रिएक्शन करवाई, मैंने पैटर्न बताया था आपको, 3 क्या लेते हैं मॉलिक्यूल लेते हैं और साइड प्रोडक्ट हमेशा क्या निकलता है H3PO3। नेक्स्ट है RCOH की SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये सब अपन ने एल्कोन में देखा था पैटर्न। तो क्या निकलेगा SO2 और HCl और पीछे क्या बच जाएगा RCOCl, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शन अपन ने एल्कोहल में देखी है, तो साइड प्रोडक्ट जो है वो तीनों में सेम है। अपन को यहां पर अलग क्या है, बस प्रोडक्ट पे फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन, ये अभी मैंने आपको समझाई है एस्टरिफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके क्या बनाते हैं एस्टर, और एस्टर पे वाटर ऐड करके वापस क्या बन जाता है, ये दोनों बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ये भी मैंने अभी बताई थी आपको कि एनहाइड्राइड पे जब H2O ऐड करते हैं तो क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो 2 मॉलिक्यूल अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के लें और कोई ऐसा एजेंट ले जो डिहाइड्रेशन करवाता है, जैसे P2O5 या कंसंट्रेट H2SO4, इन दोनों में से किसी की भी प्रेजेंस लेंगे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और दूसरे से क्या निकल जाएगा H, और क्या बन जाएगा H2O, और बाकी पूरा अपन को ऐड कर देना, क्या बन जाएगा एनहाइड्राइड। क्योंकि ये कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड के डिहाइड्रेशन से बनता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NH3, ये भी अपन कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं, अपन ने जब एमाइड पे H2O ऐड किया था, तो एमाइड पे H2O ऐड किया तो क्या बना था, कार्बोक्सिलिक एसिड, और साइड प्रोडक्ट क्या बना था NH3। तो अब उल्टा करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे NH3 ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो OH और NH3 का एक H H2O बना लेगा, पीछे यहां पर क्या बचा NH2, वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और अपन ने ये भी देख रखी है रिएक्शन में, अगर P2O5 की प्रेजेंस ले तो यहां से और क्या निकलेगा H2O, ये वाला H2 और ये O H2O निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा साइनाइड। जो अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते समय फर्स्ट रिएक्शन की थी वो उल्टी डायरेक्शन में चली थी। पहले अपन ने साइनाइड से स्टार्ट किया, उस पे H2O जोड़ा था तो एमाइड बना, उस पे फिर H2O जोड़ा था तो क्या बन गया था, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब ये लास्ट में अपन ने उल्टा लिख दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनिया से रिएक्शन करवाई तो एमाइड बना, डिहाइड्रेशन कराया तो क्या बन गया, साइनाइड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है एसिडिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो दे रखी है वो सारी ऐसी रिएक्शन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर को शो करती है। इन सारी रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन जो है वो हट जाएगा, मतलब यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, और ऐसी रिएक्शन अपन ने अल्कोहल में भी देखी थी। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की Na से करवाते हैं तो NaH की जगह आ जाता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हैं तो H की जगह Zn आ जाता है। क्योंकि जिंक की 2 वैलेंसी होती है तो इसलिए यहाँ 2 मॉलिक्यूल आ गए और यहाँ पे भी 2 लेने पड़े, ठीक है। दोनों ही रिएक्शन में ये OH वाला बॉन्ड टूटा और H रिलीज चला गया, H बाहर चला गया, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन में आता है, एसिडिक रिएक्शन में। अगर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन रहा है, सॉल्ट, और क्या बन रहा है, वाटर। और ये भी अपन को पता है कि बेस के साथ कौन रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर देता है, एसिड। इसका मतलब ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एक तरह का एस्टर है। हाँ, एक और चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है, जबकि ये NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस वजह से जो ये बना है ये अपना कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की Na2CO3 के साथ। तो Na2CO3 में देखो Na कितने 2, तो इसलिए इसके कितने मॉलिक्यूल लेंगे अपन, 2 हाइड्रोजन जो है वो 2 Na से रिप्लेस हो जाएंगे, मतलब हर एक में एक एक हाइड्रोजन की जगह Na आ जाएगा। तो ये Na तो इसकी जगह आ गया, यहाँ से कितने H निकले, 2, ये रहे 2 H, और CO3 में से एक O यहाँ पर आ गया H2O के फॉर्म में। पीछे क्या बचा, CO3 में से एक ऑक्सीजन चली गई तो CO2, ठीक है। तो क्या बना, सोडियम कार्बोक्सिलेट, CO2 और H2।
जब इसकी NaHCO3 के साथ करवाते हैं तो अभी सेम प्रोडक्ट बनता है। बस ये याद रखना, इसमें एक Na है तो इसलिए ये एक ही चीज बनेगी, ठीक है। यहाँ पर Na 2 थे तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 लेने पड़े थे। आराम से आप प्रैक्टिस कीजिए, इनकी बहुत आसान रिएक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर। अभी अपन ने कुछ रिएक्शन ऐसी देखी थी जिसमें RCOH में से H जो होता है उस लूज हो जाता है, और वो सारी रिएक्शन किसको डिनोट करती है? कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर को डिनोट करती है। अब अपन को उसको अच्छे से समझना है, तो पहले अपन देखते कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक नेचर जो है वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी प्रोटॉन डोनेटिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। वो जितना आसानी से प्रोटॉन डोनेट कर पाता है वो उतना ही अच्छा क्या होता है? एसिड होता है। तो RCOH की रिएक्शन अगर वाटर से करवाते हैं तो ये जो है H लूज करता है और ये गेन कर लेता है। ये H2O गेन करके H3O प्लस बनाता है और ये RCO माइनस। RCOH का RCOO माइनस में कन्वर्ट होना, बोले तो H प्लस लूज करने के बाद ही ये बनेगा। ये कौन सा है? कार्बोक्सिलेट आयन। इसमें कन्वर्ट होना किसको डिनोट करता है? एसिडिक नेचर को। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे, किससे डिनोट करते हैं? K से। ऊपर किसको लिखते हैं? जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को। इस H2O को इधर ट्रांसफर कर दो तो K इंटू H2O, ये जो है ये Ka के बराबर आ जाएगा। ये जो पूरी चीज बचेगी पीछे ये Ka के बराबर होगी, और Ka जो है वो क्या कहलाएगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्यों कहला रहा है? क्योंकि इसमें जो ऊपर है वो क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलेट आयन, और नीचे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कब होगा ऐसे? जब कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलेट आयन में, बोले तो डिसोसिएट होगा। अब Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो क्या डिनोट करेगा? उतना ही आसानी से RCO माइनस बन रहा है। तो अगर Ka की वैल्यू ज्यादा आती है इसका मतलब ज्यादा एसिडिक है। Ka की वैल्यू कम आती है इसका मतलब कम एसिडिक है। अब मैं एक चीज यही क्लियर कर देता हूं। सपोज करो A और B दो चीजें थी और अपन डिसाइड कर चुके हैं कि A ज्यादा एसिडिक है। कैसे करेंगे वो अभी अपन देखेंगे। अपन डिसाइड कर चुके हैं कि A ज्यादा एसिडिक है, तो अपन को इसको ऐसे डिनोट करना है कि A की Ka की वैल्यू क्या है? ज्यादा, और B की Ka की वैल्यू क्या है? कम। जो ज्यादा एसिडिक होगा उसका Ka ज्यादा आएगा। अपन pH निकालते थे 10th में, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस करते तो pH आती थी, ठीक है। पिछले साल भी अपन ने pH pKa बहुत सारे निकाले थे। तो अगर K डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसका माइनस लॉग लेते हैं तो क्या बनता है? pKa। क्या बनता है? pKa, ठीक है। अब ये माइनस लॉग लेने पे बना, इसका मतलब ये उल्टा रिलेशन शो करेगा। तो Ka में तो अपन ने क्या देखा था? ज्यादा Ka ज्यादा एसिडिक नेचर को शो करता है, pKa उल्टा चलेगा। ज्यादा pKa है तो वो कम एसिडिक होगा, और कम pKa है तो ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब अगर इसी वाले क्वेश्चन में अपन को ऐसे देते हैं कि pKa के हिसाब से अरेंज करो, तो मुझे पता है कि A जो है वो क्या है? ज्यादा एसिडिक है, तो उसका Ka ज्यादा होगा, पर pKa क्या बताता? मैं कम बताता, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अगर अपन को एसिडिक नेचर के हिसाब से अरेंज करना है तो अपन ने ऐसे लिखा कि इस तरफ जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो अपन को लिखना है इस तरफ जाने पर Ka की वैल्यू भी बढ़ेगी, और इस तरफ जाने पर pKa की वैल्यू घटेगी, क्योंकि कम pKa मतलब ज्यादा एसिडिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्या है कि ये एसिडिक नेचर शो करता है? तो देखो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और इसमें रिजोनेंस होता है। रिजोनेंस से क्या होगा? ये डबल बॉन्ड, ये सॉरी ऑक्सीजन के दो लॉन पेयर है, एक लॉन पेयर यहां पर आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह क्या आ गया? डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, ठीक है। ये दोनों रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक और चीज, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अगर एसिडिक नेचर शो करना है तो H प्लस डोनेट करना पड़ेगा। H प्लस डोनेट कर दिया, डोनेट करने के बाद ये दो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए, तो इसके ऊपर 6 लॉन पेयर हो गए, सॉरी 3 लॉन पेयर हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये कार्बोक्सिलेट आयन है, ये भी क्या शो करता है? रिजोनेंस शो करता है। इसका रिजोनेंस देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये अपन ने उठाया, ये दो जो ये एक लॉन पेयर जो है वो यहां पर आ गया, तो यहां पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो यहाँ पर क्या लग गए? 2 इलेक्ट्रॉन लग गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए तो इस तरफ माइनस आता है। इसने इलेक्ट्रॉन यहां पर दिए, इसका इस पे प्लस आना चाहिए था, लेकिन पहले से माइनस था इसलिए कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसने भी रिजोनेंस शो किया, इसने भी रिजोनेंस, इसका मतलब ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, पर इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो रिजोनेंस की थ्योरी कहती है कि
वो ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें इक्विवेलेंट रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं। इक्विवेलेंट रिजोनेटिक स्ट्रक्चर का मतलब जैसा कि नीचे यहां पर पहले किसके ऊपर माइनस था, ऑक्सीजन के ऊपर, बाद में भी किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर। पहले भी सिर्फ एक ही तरह का चार्ज था, बाद में भी एक ही तरह का चार्ज है। जबकि इधर देखो, मतलब एक तो अपने प्रॉब्लम क्या है कि जो है दो तरह के चार्ज दिख रहे हैं, प्लस का भी दिख रहा है, माइनस का भी दिख रहा है, तो इसको कहते हैं चार्ज सेपरेशन। और एक ये इक्विवेलेंट नहीं है। देखो जो O जो है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, प्लस का, जबकि O पे माइनस चार्ज तो फिर भी चलता है, क्योंकि O कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पे माइनस चलेगा, प्लस नहीं चलेगा। तो ये जो है अपने कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो कम स्टेबल है, और कार्बोक्सिलेट आयन का रिजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, कार्बोक्सिलेट आयन में, जो ज्यादा स्टेबल रिजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करता है। और इसमें कन्वर्ट होने के लिए एक ही तरीका है कि इसको H प्लस क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, और H प्लस लूज करेगा तो ये क्या शो करेगा, एसिडिक नेचर। तो यही नीचे लिखा हुआ देखो, इन रिजोनेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, बोले तो प्लस और माइनस दोनों बन रहे, ठीक है। So less stable, whereas in resonance of carboxylate ion there is no charge separation, both structure are equivalent, दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। पहले भी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस था, बाद में भी ऑक्सीजन के ऊपर, या तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया। सो कार्बोक्सिलेट आयन हैव मोर रिजोनेटिक एनर्जी, बोले तो ज्यादा स्टेबल है और मोर स्टेबिलिटी। सो कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलेट आयन बाय लूजिंग H प्लस, और बाय लूजिंग H प्लस होगा, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आसानी से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होगा और एसिडिक नेचर शो करेगा। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर क्यों शो करता है, तो क्या आंसर लिखेंगे, क्योंकि वो कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होना चाहता है। क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन के रिजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल। एक और चीज मैं बताता हूं, चाहे ये देखें चाहे ये देखें, इनमें कोई भी ऑक्सीजन बॉन्ड ऐसा नहीं है, सीओ बॉन्ड, जैसे इसमें भी जो सीओ बॉन्ड है पहले डबल बॉन्ड थे, बाद में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। और इस वाले में भी देखें तो सीओ में पहले क्या था, डबल बॉन्ड, बाद में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। यही वजह है, इन्हीं कारणों से ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देता जो सीओ की थी। आपने देखा होगा सीओ में एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती थी, यहाँ पे जो एल्डिहाइड कीटोन में की थी। अगर आपको पूछे ये क्यों नहीं देता, क्योंकि उसके लिए सी डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए था। यहाँ पे तो देखो इस वाले में डबल बॉन्ड है, इस वाले में क्या है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड वाले पे तो एडिशन रिएक्शन हो ही नहीं सकती, ठीक है। और इसी वजह से ये पार्शियल जो, मतलब अभी से कंप्लीटली डबल बॉन्ड या कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड तो नहीं कहेंगे, पर ये प्योर डबल बॉन्ड भी तो नहीं रहा। और इन्हीं रिजोनेटिक स्ट्रक्चर की वजह सी और ओ का बॉन्ड जो होता है कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी एक्वायर कर लेता है, इसलिए ये कार्बोनिल ग्रुप की जो रिएक्शन है, सीओ ग्रुप की जो एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, वो ये नहीं देगा, ठीक है। आप ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अगर अपन कंपैरिजन करें किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और फिनॉल का। अल्कोहल और फिनॉल का अपन पहले भी कर चुके हैं अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में। अगर उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड दे, तीनों ही एसिडिक नेचर शो करते हैं, पर इन तीनों को कंपेयर करें तो अल्कोहल जो है लीस्ट एसिडिक होता है, फिनॉल उससे ज़्यादा एसिडिक होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है इन तीनों में। अब इसका कारण देखते हैं। तो देखो एसिडिक वाली रिएक्शन में ये तीनों ही H प्लस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और उसके बाद आयन बनाते हैं। इसमें बनता है एल्कोक्साइड आयन RO माइनस, इसमें बनता है फिनॉक्साइड आयन, इसमें बनता है कार्बोक्सिलेट आयन। अब पहले देखते हैं ये एल्कोक्साइड आयन। इस एल्कोक्साइड आयन में कोई रिजोनेंस नहीं होता, इसका मतलब ये स्टेबल नहीं होता। उल्टा ये R जो है एल्काइल ग्रुप जो होता है प्लस आई इफेक्ट होता है, और प्लस आई इफेक्ट वाले क्या करते हैं, सामने वाले पर इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं, तो उस पर ये नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये और कम स्टेबल हो जाएगा। तो बेसिकली RO माइनस बोले तो एल्कोक्साइड आयन कम स्टेबल होता है, और कम स्टेबल होता है तो एल्कोहल इसमें कन्वर्ट नहीं होना चाहता, बोले तो H प्लस लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा नहीं होती। यही वजह है कि इन तीनों में से एल्कोहल लीस्ट एसिडिक है। ये दोनों जो है इससे जो आयन बनते हैं, इसमें फिनॉक्साइड आयन बनता है, इसमें कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, और दोनों ही क्या देते हैं, रिजोनेंस शो करते हैं। यही वजह है कि ये दोनों ही अल्कोहल से ज़्यादा क्या है, एसिडिक है। क्यों, क्योंकि ये फिनॉल भी किस में कन्वर्ट होना चाहता है, फिनॉक्साइड आयन में, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी किस में कन्वर्ट होना चाहता है, कार्बोक्सिलेट आयन में। अब प्रॉब्लम क्या है, फिनॉक्साइड आयन का जो रिजोनेंस है अपन ने अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में बनाया था। अब इस टॉपिक के नीचे मेरी सजेशन है वापस बना ले,
जब उसका अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें जब रिजोनेंस हो करते हैं तो स्टार्ट में जो माइनस चार्ज होता है वो किसके ऊपर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर, और रिजोनेंस में माइनस चार्ज ऑर्थो और पैरा कार्बन पे चला जाता है। तो इसे कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिक स्ट्रक्चर, जिसमें पहले तो जो माइनस चार्ज था वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे था और बाद में माइनस चार्ज जो कार्बन होता है इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, उस पे आ जाता है। तो ये नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से और नेगेटिव चार्ज जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होने की वजह से यहाँ का जो रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है फिनॉक्साइड आयन का वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता इसके कंपेयर में, अभी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस वजह से ये रिजोनेंस तो शो करते हैं पर इसका रिजोनेंस जो है उतना स्टेबल नहीं होगा जितना अभी कार्बोक्सिलेट आयन में बनेगा। इस वजह से ये अल्कोहल से तो ज़्यादा एसिडिक है पर कार्बोक्सिलिक एसिड से कम। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में देखें तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है जो रिजोनेंस शो करता है, ये तो कारण है कि अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, पर रिजोनेंस तो इसने भी शो किया था। लेकिन इसका अभी अपन ने रिजोनेंस देखा था, क्या होता है कि आर सी डबल बॉन्ड O और O माइनस पहले किस पे है, माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे, जैसा कि फिनॉक्साइड में भी था। लेकिन रिजोनेंस से ये यहाँ पर और ये यहाँ पर फिर माइनस चार्ज किस पे चला जाता है, दूसरे वाले ऑक्सीजन पे। इसे कहते हैं सेम, मतलब एक जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रिजोनेटिक स्ट्रक्चर। और साथ में कोई चार्ज सेपरेशन भी नहीं है। चार्ज सेपरेशन का मतलब ऐसे नहीं है कि प्लस और माइनस बन रहे, ठीक है। और इन दोनों ही कारण से इसका जो रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है, बोले तो कार्बोक्सिलेट आयन का जो रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और ज़्यादा स्टेबल होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा शो करता है और आसानी से H+ लूज करेगा इन दोनों के कंपेयर में, और ये जो इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जब एग्जाम में आपको ये कंपैरिजन पूछे तो इसके जस्ट नीचे मैं फिर सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसके जस्ट नीचे नोट्स बनाते समय फिनॉल के नीचे आप फिनॉक्साइड आयन का रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बना ले और कार्बोक्सिलिक एसिड के नीचे कार्बोक्सिलेट आयन का क्या कर ले, रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बना ले, ठीक है। और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऑब्जेक्टिव में इसको क्या अपने अरेंज करने के लिए भी दे सकते हैं, कारण भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टी है उस पे सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो अपने COOH ये R था, अब यहां पर इसके अलावा कुछ और जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके एसिडिक नेचर पे। तो दो तरह के ग्रुप जुड़े हुए हो सकते हैं, -I वाले और +I वाले। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि -I वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जिससे जुड़े हुए हैं उसके ऊपर कैसा चार्ज लेकर आते हैं, प्लस का चार्ज लेकर आते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उस पर कम कर देते हैं। +I इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन को उस तरफ पुश करते हैं और उसके ऊपर माइनस चार्ज लेकर आते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं। अब इधर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा देखते हैं। तो देखो -I वाले क्या करते हैं, डिक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ खींचेंगे। जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, ये OH बॉन्ड जो होगा वीक हो जाएगा और टूट जाएगा। और टूटेगा इसका मतलब आसान होगा H+ लूज करना। इसका मतलब -I इफेक्ट वाले क्या करेंगे, एसिडिक नेचर को बढ़ाते। अब +I इफेक्ट वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ पुश करते हैं और इस तरफ पुश करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये बॉन्ड आसानी से अब टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं मतलब H+ लूज करने में डिफिकल्टी होगी, और अगर H+ लूज करने में डिफिकल्टी होगी तो एसिडिक नेचर कम होगा। तो शॉर्ट में बोला जाए तो -I इफेक्ट वाले जो है एसिडिक नेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और +I वाले क्या करते हैं, एसिडिक नेचर को क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपको दो कंपाउंड दे रखे हैं वो दोनों ही -I वाले ही होते हैं, तो फिर अपन कैसे बताएंगे कि किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो देखो ये सारे के सारे जो लिखे हुए सब -I वाले और इनका सीक्वेंस है। तो अगर ये जुड़ा हुआ है, ये भी -I का, ये भी -I का, ये भी माइनस माइनस माइनस, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा -I इफेक्ट किसका होता है, इसका, मतलब ये सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ाएगा। उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। जैसे मान लो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसपे एक पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक पे क्लोरीन, एक पे Br और एक पे I, तो सबके -I है, लेकिन सबसे ज्यादा -I किसका होगा उन चारों में से, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन वाला ज्यादा एसिडिक होगा। इसके अभी अपन एग्जांपल देखेंगे। वैसे +I इफेक्ट वाले एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो +I इफेक्ट वाले होते हैं। CH3 का सबसे कम, उसके बाद इथाइल का, उसके बाद
2 बार CH3 जुड़ा हुआ है उसके बाद, या 3 बार CH3 जुड़ा हुआ है, तो जो एल्काइल ग्रुप बड़ा होता गया और उसका प्लस आई इफेक्ट बढ़ता गया। ठीक है, तो ये अपने एक पॉइंट और याद रखना है कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, और सेम ग्रुप ही जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसे नहीं माइनस आई वाला जुड़ा हुआ है और वो भी फ्लोरीन ही जुड़ा हुआ है, फिर भी कंपाउंड अलग अलग है, उस फ्लोरीन की पोजीशन अलग अलग है, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये याद रखना है कि ये माइनस आई हो या प्लस आई, उसका इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे मान लो ये एक चीज है जिसपे माइनस आई वाला सिर्फ इसके पास जुड़ा हुआ है, दूसरा वाला है जिसमें माइनस आई वाला थोड़ा दूर है, तो यहां पे जिसमें माइनस आई वाला थोड़ा दूर है उसका इफेक्ट कम लगेगा, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ उसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा, कम। जैसे माइनस आई वाला ग्रुप क्या करता है, एसिडिक नेचर को बढ़ाता है, तो इसमें भी बढ़ाएगा इसमें भी बढ़ाएगा, पर इसमें ज्यादा बढ़ाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें पास में लगा हुआ है, किसके, COH के, इसमें थोड़ा दूर है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। और इसके ऊपर अपने कुछ एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो वो अपन एग्जाम्पल 1 बाय 1 देखते हैं, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपके पक्के आएंगे वो। ठीक है, देखो जो अभी अपन ने देखा है उसके कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि अरेंज अल्फा हेलो एसिड, तो देखो अल्फा हेलो एसिड कौन से होते हैं, जिसमें अपन देखो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH। इसमें ये जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन कहलाएगा, अल्फा कार्बन। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के, मतलब CH3 की जगह क्या कर दें CH2 और कोई हेलोजन लगा दे, तो इसे कहेंगे अल्फा हेलो एसिड। अब ये सब अल्फा हेलो एसिड में जो हेलोजन लगा हुआ है वो सारे ही हेलोजन माइनस आई के हैं, और माइनस आई क्या करता है, एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा किसका होगा ये अपन कैसे पता करेंगे? तो अभी अपन ने सीक्वेंस देखा था किसके, माइनस आई ग्रुप, जो डिफरेंट माइनस आई ग्रुप थे उसमें से F का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है, फिर Cl का, फिर Br का, फिर I का। यही वजह है कि सबसे इस तरफ जब अपन बढ़ रहे हैं तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, F का सबसे ज्यादा होगा, तो जो माइनस आई के जो इफेक्ट होंगे सबसे ज्यादा किस में होंगे, इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, और सबसे कम इसमें। और यही वजह है कि ये सबसे ज्यादा एसिडिक, ये उससे कम, ये उससे कम, और ये सबसे कम। यहां पर जो कारण है वो क्या है, माइनस आई इफेक्ट नहीं है, माइनस आई तो ये सब शो कर रहे हैं, पर इन सब से ज्यादा माइनस आई किसका होता है, F का होता है। ठीक है, तो एग्जाम में आपके ऐसे एक ना एक अरेंजमेंट करने को जरूर देंगे, तो आप अच्छे से ये जितने भी एग्जाम्पल समझा रहा हूं सब अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट अपने पूछते हैं कि फॉर्मिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक है किससे, एसिटिक एसिड से, क्यों? तो देखो फॉर्मिक एसिड में COH पे कौन जुड़ा हुआ है, H, और एसिटिक एसिड में COH पे कौन जुड़ा हुआ है, CH3। और CH3 जो होता है उसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को उस तरफ पुश करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करवाएंगे, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, जिससे OH बॉन्ड अब नहीं टूटेगा आसानी से। और OH बॉन्ड टूटेगा नहीं, इसका मतलब H क्या नहीं होगा, लूज नहीं होगा आसानी से, H लूज करने में डिफिकल्टी होगी, H लूज करने में डिफिकल्टी मतलब एसिडिक नेचर क्या हो गया, कम। एक और चीज, जब ये H लूज कर देगा तो उसके बाद जो माइनस यहां पे चार्ज बनेगा उसको भी प्लस आई इफेक्ट वाला क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। क्यों? जो माइनस चार्ज वाले होते हैं उनको माइनस आई इफेक्ट वाला क्या करता है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है, और प्लस आई वाला क्या करता है, स्टेबिलिटी घटाता है। कैसे होगा ये, इसको अच्छे से समझते हैं। देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड O और O माइनस, माइनस आई इफेक्ट की वजह, सॉरी प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहां इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे, जिससे यहां पर और माइनस चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ आ रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। चार्ज ज्यादा बढ़ना मतलब कम स्टेबिलिटी। तो ये जो प्लस आई इफेक्ट की वजह से दो प्रॉब्लम कर रहा है, एक तो जो बाद में कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी को घटा रहा है, और दूसरा OH बॉन्ड जो स्प्लिट होना है उसको आसान नहीं करेगा, डिफिकल्ट कर देगा टूटना। इससे इलेक्ट्रॉन सॉरी H प्लस लूज करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, एसिडिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यही वजह है कि फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है किसकी कंपेयर में, एसिटिक एसिड के कंपेयर में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है,
देखो कुछ और एग्जाम्पल है वो भी देख सकते हैं, जैसे ये इन सब में आपको पूछे कि अरेंज करो, तो अब यहां पर देखो अगर इस तीनों में दे तो इन तीनों में ही Cl है, ठीक है, और Cl जो है एक ही ग्रुप है और Cl का क्या होता है माइनस आई इफेक्ट होता है, तो माइनस आई से समझा नहीं सकता क्योंकि ये तीनों ही माइनस आई के हैं और दूसरा आइटम भी नहीं है, तीनों में Cl ही है, तो फिर क्या करूं, तो एक पॉइंट मैंने और लिखवाया था आपको कि जो आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होता रहता है। तो देखो Cl जो होता है वो क्या करता है एसिडिक नेचर बढ़ाता है। अब पहले वाले में Cl जैस COH के पास लगा हुआ है तो ये ज्यादा एसिडिक नेचर बढ़ाएगा, दूसरे में थोड़ा दूर लगा हुआ है, तो इन दोनों को कंपेयर करें तो ये कम एसिडिक होगा क्योंकि इसमें Cl जो है वो अपना इफेक्ट कम शो करेगा और इसमें सबसे कम शो करेगा क्योंकि COH से बहुत दूर चला गया। जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे माइनस आई और प्लस आई का जो भी इफेक्ट है, जो भी वो कर रहे हैं वो कम करेंगे। तो माइनस आई वाला ग्रुप क्या करता है एसिडिक नेचर बढ़ाता है, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा किस में बढ़ाएगा, इसमें, क्योंकि इसमें सबसे पास में, फिर इसमें और फिर इसमें। एक ये भी अपन को पूछ सकते हैं। अब इसमें HCOH में तो कुछ जुड़ा हुआ है ही नहीं, CH3 का मैंने अभी बताया था आपको प्लस आई है, प्लस आई इफेक्ट होते ही क्या होता है एसिडिक नेचर कम होता है। यहाँ पर और बड़ा प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप है, यहाँ पे 2 प्लस आई का ग्रुप है, यहाँ पे 3 प्लस आई के ग्रुप है, इसलिए एसिडिक नेचर कम होता जाएगा, ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसका होगा। इन दोनों का भी पूछते हैं कि बेंजोइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में किसका ज़्यादा होता है। तो देखो यहाँ पर है R और R का होता है प्लस आई इफेक्ट, और यहां पर है फिनाइल, फिनाइल का होता है माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट क्या करता है एसिडिक नेचर बढ़ाता है, जबकि प्लस आई इफेक्ट एसिडिक नेचर घटाता है, इस वजह से इसका क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है। एक चीज मैं यही क्लियर कर देता हूं, अभी अपन और डिस्कस करने वाले हैं, एक प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट देखेंगे अभी लास्ट जो अपना टॉपिक है। जनरली जिसका प्लस आई इफेक्ट होता है उसका प्लस एम इफेक्ट भी होता है, जिसका माइनस आई इफेक्ट होता है उसका माइनस एम भी होता है, लेकिन कुछ में ऐसा नहीं होता। जैसे फिनाइल जो है वो एक तरह का कैसा है माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन एम के हिसाब से प्लस एम है। अब माइनस आई की वजह से तो ये क्या करेगा एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा, लेकिन प्लस एम की वजह से एसिडिक नेचर को क्या करेगा डिक्रीज भी करेगा। लेकिन इनमें ये दो अपोजिट इफेक्ट तो हैं, ये कम कर रहा है और ये बढ़ा रहा है, लेकिन इसमें तो सिर्फ कम करने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसका क्या होता है एसिडिक नेचर क्या होता है ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके सब्स्टिट्यूएंट। एरोमेटिक मतलब जैसे बेंजोइक एसिड है, ठीक है, बेंजोइक एसिड में क्या होता है बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ा होता है COH जुड़ा होता है। अब इसके ऊपर इसके अलावा और कोई ग्रुप जैसे यहाँ OCH3 जुड़ा हुआ है या NO2 जुड़ा हुआ है तो उनके क्या इंपैक्ट होंगे। तो दो तरह के ग्रुप जो होते हैं वो बेंजीन रिंग पे जुड़ सकते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसे प्लस एम और प्लस आर के ग्रुप कहते हैं, और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं कहां से बेंजीन रिंग से, जिसको कहते हैं माइनस एम और माइनस आर। ये सारे ग्रुप जो जुड़े हुए हैं ये वाले आप याद कर लो, ये सारे प्लस एम और प्लस आर के, और ये सारे के सारे प्लस एम वाले हैं, इसका मतलब प्लस वाले हैं, तो ये क्या करेंगे एसिडिक नेचर को कम करेंगे, जैसे प्लस आई वालों ने भी कम किया था, ठीक है। और ये सारे ग्रुप जो है ये तीन ग्रुप जो मैंने लिखवाए हैं ये माइनस एम के हैं, और माइनस एम वाले क्या करते हैं एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं, ठीक वैसे वैसे जैसे माइनस आई वालों ने भी बढ़ाए थे। अब एक दो प्रॉब्लम है, OR, X और C6H5 ये तीनों जो है इनके जो माइनस आई प्लस आई है वो थोड़े अजीब से हैं। जनरली जो ग्रुप प्लस एम का होता है वो प्लस आई का भी होता है, जो माइनस आई का है वो माइनस एम का भी होता है, लेकिन ये तीनों जो है अजीब से हैं। और भी हैं लेकिन अपने इन तीन पे फोकस करते हैं। ये तीनों का आई के हिसाब से इफेक्ट तो है माइनस आई, और एम के हिसाब से देखे तो प्लस एम। आई के हिसाब से देखे तो ये तीनों ही ग्रुप क्या करते हैं एसिडिक नेचर को क्या करेंगे बढ़ाएंगे, और एम के हिसाब से देखे तो ये तीनों ही एसिडिक नेचर को क्या करेंगे कम करेंगे। और नेट जो होगा मैग्नीट्यूड वो एम के हिसाब से डिसाइड करेंगे क्योंकि एम थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, ये आप याद रखना। जैसे अपन को इन तीनों में समझाना है कि इन तीनों में अरेंज करो, तो ये बेंजोइक एसिड था, ये बेंजोइक एसिड पे NO2 जुड़ा हुआ, ये बेंजोइक एसिड पे OCH3। OCH3 का ग्रुप कैसा है अपने OCH3 बोले तो OR, R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये प्लस एम का है, और NO2 जो है वो माइनस एम का है। तो अपन को पता है बेंजोइक एसिड तो बीच में रखेंगे,
ये -m का था इसलिए एसिडिक नेचर बढ़ा रहा है, ये +m का था एसिडिक नेचर कम करेगा। ठीक है, तो इस तरफ बढ़ेंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, अगर एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो इस तरफ जाने पर Ka की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर इस तरफ जाने पर Ka की वैल्यू बढ़ेगी मतलब इस तरफ जाने पर pKa की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई तकलीफ नहीं, आगे देखते हैं। और एक अपन को पूछते हैं कि बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड में से कौन ज्यादा एसिडिक होता है। तो वैसे देखें तो ये फिनाइल जो रिंग होती है, जो ये बेंजीन रिंग जो है C6H5 है, इसका -I इफेक्ट होता है, और -I इफेक्ट होने की वजह से ये एसिडिक नेचर को क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, और उस हिसाब से देखें तो इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होना चाहिए किससे, HCOH से। लेकिन जो +m होता है वो क्या, ये इसका अभी मैंने डिस्कस किया था, C6H5 का m कैसा होता है, +m, और +m के हिसाब से ये एसिडिक नेचर को क्या करेगा, घटाएगा। और अगर एसिडिक नेचर को घटाएगा, ध्यान से सुनना, एसिडिक नेचर को घटाएगा तो फिर इसका जो एसिडिक नेचर है या एसिडिक जो प्रॉपर्टी है वो HCOH से कम होनी चाहिए। और मैंने अभी बोला आपको कि m का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है, यही वजह है कि ओवरऑल ये क्या करेगा, घटाएगा ही, और घटाएगा तो HCOH से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। इसी के साथ अपना ये चैप्टर जो होता है वो पूरा कंप्लीट होता है, और आज का ये अपने कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, इसकी रिएक्शन है तो बहुत सिंपल है, आप 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक प्रॉपर्टी पे जितने भी क्वेश्चन थे आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, आप याद करेंगे कि हाँ भाई एग्जाम में आया था, सर ने बोला था। ठीक है, तो आप इसकी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।